बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम अर्ज़ हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने अहल खाना और अहल ख़ानदान के साथ जहाँ जहाँ भी हैं बख़ैर व आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए, इनको तादेर सलामत रखे और आप लंबे अरसे तक खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें और गमों का साया आपके ऊपर ना पड़े। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, हमारे चैनल को शेयर करें और अगर मुनासिब समझें तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आपकी आरा की रोशनी में एक तो हम अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाएं और दूसरा ये कि आपको आपकी आरा का जवाब भी फर्दर दिया जा सके। शुक्रिया। आज के वीडियो पर मैं बहुत ही मुख्तसर सी दो बातें करूँगा। एक बात जो है वो पहले नंबर पर जो मौजू है वो है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी उर्फ पिंकी। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस के सिलसिले में कल रावलपिंडी नैब के ऑफिस में तलब किया गया है और उन्हें वहाँ पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। अगरचे इसी केस के सिलसिले में बुशरा बीबी आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 1 या 1.5 महीना पहले भी पेशी भुगत चुकी हैं और उसके बाद अब दोबारा जो है उनको एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने कल पिंडी नैब ऑफिस में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अब जब एक ही सिलसिले में दूसरी दफ़ा पेशी की जाती है, दूसरी दफ़ा जब बुलाया जाता है तो फिर मामला कुछ गंभीर हो जाता है, कुछ ज़्यादा संजीदा हो जाता है। अब ये देखें कि कल जब उनकी पेशी होती है तो उसके बाद नैब की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज़ भी सामने आ सकता है, इस चीज़ की तवक्को की जा रही है। लेकिन जो भी होगा वो कल पता चलेगा उनकी पेशी के बाद। बहरहाल हमारी दुआ है कि अगर वो बेकसूर हैं तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और वैसे भी वो एक औरत होने के नाते कुछ ना कुछ नरमी की मुस्तहिक हैं। एक ऐसी औरत जो कि हमारी साबका खातून अव्वल भी रही हो और उनके शौहर भी इस वक्त जेल में हैं और वही एक ही हैं जो अपने शौहर के लिए उनकी रिहाई के लिए कोशिशें कर रही हैं। तो अब कल क्या होता है उसका उनकी पेशी के बाद नैब का क्या फ़ैसला है, क्या वो उनके जवाबात से मुतमईन हो पाते हैं या वो मुतमईन नहीं होते। मुतमईन हो पाते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, मुतमईन ना होने की सूरत में वो क्या फ़ैसला करते हैं उसके बारे में कबल वक्त कुछ बताना अभी जो है ना हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, कह सकते हैं, जहाँ हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं। दूसरा मामला जो है वो रुपए की कदर में इजाफ़ा और डॉलर की गिरती हुई कीमत, रुपए के मुकाबले में डॉलर की गिरती हुई कीमत। 2 दिन के अंदर ही डॉलर तकरीबन 17 रुपये कम हो गई है उसकी कीमत, यानी कि डॉलर 17 रुपये गिर गया है और पाकिस्तानी रुपया $1 के मुकाबले में 17 रुपये की उससे मजबूती पकड़ी है, उसमें इजाफा हुआ है। और ये कैसे हुआ, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले कल के वीलॉग में भी मैंने बताया था, 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है कारोबारी हज़रात के साथ, कारोबारी लोग जो हैं उनके साथ और सनतकार और जो हैं उनके साथ मुलाकातें की थी और उसमें उन्होंने इस चीज़ का इंदिया भी नहीं बल्कि यकीन दिलाया था कि डॉलर की कदर में जो है इजाफा हो रहा है उसको रोका जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उसको वापस अपनी एक मखसूस सतह तक लेके आया जा सके, रुपए की कीमत में इजाफा किया जा सके, रुपए की कदर में जो है ना उसको मजबूती दी जाए, रुपया मजबूत हो। और उसका नतीजा जो है वो 2 दिन के बाद ही सामने आना शुरू हो गया है। यानी कि ये चीज़ साबित हो चुकी है कि डंडा जो है, डंडा पीर, वो सब बिगड़े हुओं का जो है ना वो उस्ताद है और उनको ठीक करना जानता है, उसके बगैर हमारे लोग ठीक नहीं होते। अब जब जनरल आसिम साहब ने डंडा उठाया है तो वो जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं वो दुरुस्तगी की तरफ
रवां दवा हो चुकी हैं, दूसरी की तरफ उनका सफ़र शुरू हो चुका है। डॉलर की रुपए की कदर में इजाफा कैसे हुआ, मुमकिन हुआ? वो ऐसे कि बड़े बड़े इकदाम लिए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और उसकी इब्तिदा जो है वो पेशावर से की गई है। लेकिन शुनीद ये है कि ये रिवर्स गैर इस तरह लगेगा कि पेशावर से इकदाम शुरू होंगे और वो पीछे पिंडी, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, कराची इस तरह पहुँचेंगे कि हर जगह पर जो ऑपरेशन क्लीन अप है वो किया जाएगा। तो पेशावर में छापे भी मारे गए हैं, मनी चेंजर को भी कुछ को गिरफ्तार किया गया है और डॉलर को स्मगलिंग को भी रोकने की कोशिश की गई है। और शायद गालबन एक छापे में डॉलर की बहुत बड़ी मिकदार जो अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी उसको कब्जे में कर लिया गया है। और अब ये डर और खौफ है कि जिसकी वजह से वो जो डॉलर छुपाए हुए थे वो बाहर निकल रहे हैं, और जब ज़ाहिर है कि डॉलर मार्केट में आएगा तो उसकी कीमत में कमी ही होगी। ये एक मसनूई इजाफा था जो मुल्क की मईशत को तबाह करने के लिए किया जा रहा था, और उसमें कोई और नहीं, हमारे अपने ही लोग शामिल हैं, हमारी अपनी अवाम ही शामिल है जो डॉलर्स का कारोबार करती है। क्योंकि हमारी पाकिस्तान की एक खसूसियत है कि हम मुल्क को कौम के मफाद की जगह पर अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं, उनको हम आगे रखते हैं, और मुल्क को कौम अगर उसके नतीजे में किसी भी गड्ढे में गिरता है या किसी भी नुकसान, उसको किसी किस्म का भी नुकसान पहुँचते हो तो हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जब तक हम लोग ये सोच नहीं बदलेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन अब ये सोच कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा? ये हमारा इज्तिमाई फ़ेल नहीं है, ये इनफरादी फ़ेल है। अगर हर आदमी खुद ये फैसला कर ले और वो खुद ही इस फैसले पर अमल करे कि मैंने मुल्क को कौम के मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना, तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की तकदीर बदलने में महीनों की नहीं बल्कि दिनों की ज़रूरत पड़ेगी। मगर इसकी इब्तिदा कहाँ से होगी और कब होगी, हमें उस चीज़ का इंतज़ार है कि कब हम लोग अपने गिरबानों में झांकेंगे और अपनी खुद एहतसाबी करेंगे और अपनी गलतियों से सीख कर आइंदा उस तरह की गलतियाँ ना दोहराने का फैसला करेंगे। तो बात हो रही थी डॉलर की। डॉलर की कीमत सिर्फ कम नहीं बल्कि सोने की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। फिर दूसरी तरफ चीनी जिसको पर लग गए थे और जिसकी कीमतें बहुत ही बुलंद सतह पर जा रही थी, उनको भी रिवर्स गियर लगा दिया गया है। पेशावर में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा चीनी का पकड़ा गया है जो अफ़गानिस्तान के लिए स्मगलिंग के लिए तैयार था। असल में हमारा जो अलमिया है मुल्क का वो यही है कि हमारी चीज़ें स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों की, हमारी चीज़ें स्मगल होकर बाहर चली जाती हैं और हमारे अपने लोग उनके लिए रुलते रहते हैं। तो जब चीज़ों की कमी जहाँ पर हो जाती है उसके बाद जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो बाकी जो बच्चा खुच्चा ज़ख़ीरा होता है उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं, उसको छुपा लेते हैं और फिर उसके बाद इस शर्त पर वो बाहर निकालते हैं कि उसकी कीमतें बढ़ा दी जाएँ। तो ये एक ब्लैक मेलिंग होती है जो आवाम के साथ भी होती है और हुकूमत को भी ब्लैक मेल किया जाता है। और शायद इस दफ़ा जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस चीज़ का इदराक किया है, उनको इस चीज़ का इदराक है कि ये चीज़ें कौम मुल्क के लिए कितने नुकसानदेह हैं, और अपने पेशरों की तरह और अपने से पहले आने वाले जो उनके पेशरो थे उनसे बेहतर तरीके से इन्होंने कोई मनसूबाबंदी की है और उस मनसूबाबंदी पर अमल कर रहे हैं, और उसके नतीजे में चंद ही घंटों के बाद जो है ना वो नतीजा आना शुरू हो गया है और वो नतीजे जो है ना मुस्बत आ रही हैं। लेकिन अब ये जो क्रैक डाउन हो रहा है इसको जारी रखा जाए, इस पर जो ग्रिप है उसको उस ग्रिप को मजबूत किया जाए, उस ग्रिप को जो है ना लूज नहीं करना चाहिए, उसको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर इस ग्रिप की मजबूती को ख़त्म किया गया तो चंद दिन के बाद, जैसे कि पहले होता है कि चंद दिन के लिए कोई मस्बत इक़दाम किए जाते हैं, उनके मस्बत नतीजे सामने आते हैं और उसके बाद फिर वही अंधेरी रात शुरू हो जाती है। अब के इस तरह नहीं होना चाहिए और हमें उम्मीद भी है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों ने उस मीटिंग में शिरकत की है और जिन ख्यालात का इजहार जनरल साहब ने उनके सामने किया और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जिसके बारे में हम कल तफसील के साथ जिक्र कर चुके हैं, उससे यही लगता है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और ये जो है ना अब डू एंड डाई का मसला बना दिया उन्होंने, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मुल्क के लिए डू एंड डाई का ही मसला है। डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ पर पहुँच गई और उसके नतीजे में जो नुकसान हो रहे हैं उसका शायद हम आम लोगों को एहसास नहीं है, एहसास तो नहीं है लेकिन हम भुगत रहे हैं। डॉलर के ऊपर चढ़ने की वजह से ही हमारा जो पेट्रोल का बिल है वो सैकड़ों अरब रुपए बढ़ गया है, और उसके बढ़ने की वजह से हमारे ऊपर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ जाता है जिसको हम लोग भुगतते हैं। खजाने पर जो बोझ आता है तो डायरेक्ट ही वो बोझ
ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی وہ بوجھ جو ہے وہ عوام تک منتقل کر دیا جاتا ہے، اور عوام پھر اس کے سامنے جو ہے نا ان کی کمر جو ہے نا جھک جاتی ہے اس بوجھ کو اٹھا اٹھا کے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ بجلی کے جو بل ہیں وہ ناکردہ بل، جن لوگوں نے بجلی کا استعمال ہی نہیں کیا، یعنی کہ کسی نے استعمال نہیں کیا، لیکن کیونکہ وہ اس میں لینڈ لاسز ہیں، اس میں لیکیج ہے، جس کے بارے میں کل ہی شاید منسٹر آف انفارمیشن نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ 579 ارب روپے جو ہے سالانہ بجلی کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ نقصان کس طرح ہوتا ہے؟ اس کو لینڈ لاسز کہا جاتا ہے۔ لینڈ لاسز کہاں سے ہوتے ہیں؟ بجلی چوری کی گئی، لوگوں نے بل نہیں دیے، لوگوں نے بجلی کا غلط استعمال کیا، تو 579 ارب روپے، یہ 579 ارب روپے جو ہیں یہ دوسری مد میں آ کے کسی لیوی کی صورت میں، کسی ٹیکس کی صورت میں یہ عام عوام پر جو ہے نا اس کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو نقصان ہے بجلی کی کمپنیوں کو وہ پورا کیا جا سکے، اور اس پورا نقصان کو پورا کرنے کے لیے لوگوں پر وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ جو وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے، اور اس چیز کا بوجھ ڈالا جاتا ہے جس کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا ہوتا۔ اب دیکھیں چیزیں کچھ بہتری کی طرف گامزن ہو چکی ہیں، اور امید ہے کہ یہ اسی طرح بہتری آتی جائے گی، اور کچھ عرصے کے بعد ہم جو آج کل کے حالات ہیں ان کو اپنے پیچھے چھوڑ دیں گے، وہ قصہ پارینہ بن جائیں گے، ماضی کا ایک قصہ بن جائیں گے، اور اس کے بعد یہ چیزیں صرف تاریخ میں ہی لکھی جائیں گی، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ پاکستانی قوم کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہو، آمین۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، زندہ صحبت باقی تو کل کسی نئے ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اور شکریہ۔